hi everyone, welcome back to my channel Crack CA with Ease। So एक अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बेसिकली इंड AS 12 विच इज़ इनकम टैक्सेस की के बारे में बात करूँगा एंड प्रोबेबली इलस्ट्रेशंस कवर करूँगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में देखते हैं हम वैसे जनरली मतलब बेसिकली पढ़ने ही जा रहा है, मतलब ऑल द इलस्ट्रेशन मैं रीजन वीडियो बाद में डालूंगा, बट स्टिल वी कैन हैव अ लुक व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी स्टडीइंग, राइट। सो एक तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, करंट टैक्स क्या होता है, मतलब डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। फिर टैक्स एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे, करंट टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स कैसे रिकग्नाइज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे अकाउंटिंग करते हो, कैसे ऑफसेट करते हो। तो डेफर्ड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैरिंग अमाउंट निकालोगे डेफर्ड टैक्स की, कैसे टैक्स पेज निकालोगे एज पर इनकम टैक्स, कैसे टेम्पररी डिफरेंस निकालोगे, कैसे टेम्पररी डिफरेंस को क्लासिफाई करोगे, कैसे एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे असेस करोगे या रीअसेस करोगे डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस को, टैक्स लॉसेस को और टैक्स क्रेडिट्स को, कैसे पता लगाओगे टैक्स रेट्स का, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे रिकग्नाइज करोगे डेफर्ड टैक्स को, कैसे अकाउंटिंग करोगे डेफर्ड टैक्स की, कैसे ऑफसेट करोगे DTA और DTL को, राइट। कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन के थ्रू, डेफर्ड टैक्स जो अराइज होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, करंट और डेफर्ड टैक्स जो अराइज होते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू, टैक्स स्टेटस में चेंज हुआ है एंटिटी का या उससे शेयर होल्डर्स का, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर डिस्क्लोजर देखेंगे, डिस्क्लोजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं टैक्स एक्सपेंस के, इनकम के, टैक्स जो रिलेटेड है टू आइटम्स चार्ज डायरेक्टली वो देखेंगे हम इसमें, टू इक्विटी, राइट। टैक्स रिलेटेड टू आइटम्स जो रिकग्नाइज होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट वो देखेंगे। टैक्स रेट्स में चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखेंगे। अनरिकग्नाइज्ड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स ये देखेंगे। टेम्पररी डिफरेंस देखेंगे जो एसोसिएटेड है विद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज से। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखेंगे, राइट। तो ये डिस्क्लोज हम क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ करने वाले हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेशन 1 where we will be solving the same. This is illustration 1A, right? So H Limited is a manufacturing company. H Limited एक manufacturing company है, wanting to calculate its taxable profit or loss for the year ended 31st March 2028. एक manufacturing company अपना taxable profit निकालना चाहती है इस year ended का। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमें सब कुछ दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, OCI दे दिया, बैलेंस शीट दे दी, नोट्स दे दिए, एडजस्टमेंट दे दी। टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, टैक्स रेट मेरे को दे दिया 30% दे दिया 27-28 का, बट जो न्यू टैक्स रेट है 28 बनते तो 32% होगा। वो इनेक्ट हो चुका है ईयर एंड से पहले। कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27-28, हमें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है और उसके रिलेटेड टैक्स करंट टैक्स का क्या है खर्चा में निकालना। तो देखो हमें टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स कैसे निकलेगा जब मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट का ही मैं परसेंटेज अप्लाई करूँगा जिससे मेरा करंट टैक्स निकलेगा। एसेट्स में देखो नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है 4.2 करोड़ का, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट दे रखी है 21 लाख की, इन्वेस्टमेंट दे रखी है सब्सिडरी में जो एस लिमिटेड में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1.54 करोड़। नाउ टॉकिंग अबाउट करंट एसेट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 72 लाख की दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 2.19 करोड़ के, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं 1.06 करोड़ की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 63 लाख का, राइट। तो ये तो मेरी हो गई एसेट साइड। नाउ टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी साइड, इक्विटी में शेयर कैपिटल जो मेरी इशू हो रखी है वो 4.2 करोड़ की है। मेरे जो प्रॉफिट आज तक कैलकुलेट हुए हैं वो 2.86 करोड़ के हैं।
जो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है वो बेसिकली है वो है 30.80 lakhs का। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटीज में है डेफर्ड इनकम, जो मेरी गवर्नमेंट ग्रांट है 14 लाख रुपीज़ की डेफर्ड इनकम है मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में। लायबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट है मेरे पास 5.6 लाख की। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दे रखी है 26-27 से मेरे को दे रखी है 7.75 lakhs, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज, जिसमें आपके ट्रेड पेबल्स है 2.67 करोड़ के, मेडिकल बेनिफिट्स है एम्प्लॉयज़ के लिए विच इज़ 24.50 lakhs के, राइट। तो टोटल इक्विटी लायबिलिटीज मेरी निकल के आ जाती है, दोनों जो कि इक्वल होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 को दे दिया, रेवेन्यू दे दी, इतनी मेरी कॉस्ट है, मतलब रेवेन्यू मेरी 16.81 करोड़ की है, कॉस्ट मेरी 13.44 करोड़ की है। तो रेवेन्यू आपकी बेसिकली मेरा जीपी कितना आ गया 3 करोड़ का, मतलब 3.7 करोड़ का। ऑपरेटिंग जो खर्चा हुआ है मेरा उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो लगभग 2.66 करोड़ का है, तो मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया 68 लाख का। फाइनेंस की जो कॉस्ट लगी है, इंटरेस्ट की कॉस्ट लगी है, सारी कॉस्ट जो लगी है बाकी वो 9.10 लाख की लगी है। टैक्सेशन से पहले प्रॉफिट मेरा आ गया 59 लाख। आई होप दिस क्लियर। नोट्स पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 27-28 अलाउएबल है जो एज पर इनकम टैक्स रूल्स वो 72 लाख का है, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज करा है और हमने एफआर में चार्ज करा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वो 59 लाख का चार्ज करा है, जो कि मेरा कहाँ इंक्लूड है ऑपरेटिंग कॉस्ट में। यहाँ पे मेरा जो डेप्रिसिएशन है ना, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो 59 लाख का इंक्लूडेड है, बट जो मेरा एज पर इनकम टैक्स है वो 72 लाख का क्या आई है डेप्रिसिएशन है। आई होप दिस क्लियर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट भी लगभग 5.5 करोड़ की है, लगभग 5.5 क्या है करोड़ की है। और एच लिमिटेड ने डिडक्ट करा एक्सपेंस कितने का 1.45 करोड़ का इन इट्स टैक्स रिटर्न प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 27-28, ठीक है। एच लिमिटेड ने 1.45 करोड़ का क्या है डिडक्ट करा एक्सपेंस इन इट्स टैक्स रिटर्न प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 27-28। और फर्स्ट टाइम मैंने रिवैल्यू भी करी थी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मार्केट वैल्यू में 4.2 करोड़ की, 4.2 करोड़ की, ओके। सो अगर मैं देखो यार मेरी जो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे को उसमें शो भी कर रखा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास है भी यहाँ 30,80,000 और यहाँ पे मेरा 30,80,000 में मिल के आ रहा है, ठीक है, राइट। 24-25 में एच लिमिटेड इनकर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 35 लाख रुपीज़। कंपनी ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट करी है 35 लाख रुपए की। ये कॉस्ट है एसेट की तरह रिकग्नाइज करी गई है और 10 साल के पीरियड में क्या है अमोर्टाइज करी गई है। टैक्स पर्पस के लिए एच लिमिटेड ने डिडक्ट करा है फुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट व्हेन दे वर इन 24-25, ठीक है। 24-25 में उन्होंने पूरा रिडक्शन ले लिया था अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उन्होंने पूरा क्या रिडक्शन ले लिया था, राइट, ठीक है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड इन द ट्रेडिंग ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 80.5 लाख। ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट है मेरी पिछले साल मैंने एक्वायर करी थी 80.5 लाख। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ है मेरी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ है यहाँ पे 72.80 लाख की और मेरी जो कॉस्ट है वो इतनी है। These investment classified करी गई है at a fair value through profit or loss and thus recognized in their fair value। क्योंकि fair देखो वैल्यू मेरी कम दिख रही है 80.5 की मैं एक्वायर करी थी लास्ट ईयर, बट अभी जो मेरे को दिख रही है बैलेंस शीट में 1.8 की दिख रही है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पे इसको लाके इसको कम कर दिया है। बट क्या टैक्स अथॉरिटीज फेयर वैल्यू अलाउ करती है? नहीं करती, क्वेश्चन में दे रखा है। बैड डेट प्रोविजन अमाउंट टू 45.5 लाख एंड दो डेटर से रिलेटेड डेटर ए है, बैड डेट का प्रोविजन लगभग 45.5 लाख से निकल के आता है। एक डेटर है ए 28 लाख रुपए का, 25-26 में रिसीवेबल ओरिजिनेट हुआ था, मतलब डेटर वाला 25-26 में बना था
और पिछले साल मैंने 100% प्रोविजन उसको रिकग्नाइज कर लिया था। डेटर बी है मेरा 17,50,000 का, 17,50,000 का। रिसीवेबल ओरिजिनेट हुआ 26-27 में एंड फाइनेंशियल 27-28 में, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में अपना गैस को रिकग्नाइज कराया। तो टैक्स लॉ अलाउ डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ प्रोविजन और डेटर overdue for more than 1 year, 30% of debtor overdue for more than 2 year and remaining 50% of debtor overdue for more than 3 year। अब देखो यार हमें ना इसमें ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब टैक्स लॉ के हिसाब से 20% में जब रिकग्नाइज करूँगा प्रोविजन जब मेरा डेटर ओवरड्यू था 1 साल से ज़्यादा, 30% उस केस में करूँगा जब मेरा ड्यू था 2 साल से ज़्यादा, और बाकी 50% जो बचा 3 साल से ज़्यादा पे क्या है ड्यू करूँगा। As limited make provision for inventory obsolescence in accordance with India's two requirements। जो न्यू प्रोविजन पीरियड हुआ था 33,78,000 का ना, being a general provision this provision is not tax sorry deductible। देख प्रोविजन क्रिएट करा कंपनी ने इन्वेंटरी ऑब्सोलेसेंस का इंडिया टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो नया प्रोविजन क्रिएट हो सकता है 28 में वो 3,78,000 का था, क्योंकि ये जनरल प्रोविजन है, ये प्रोविजन टैक्स डिडक्टेबल क्या है नहीं है। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स में टैक्सेबल नहीं है, फुल गवर्नमेंट ग्रांट्स में 27-28 इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स में टैक्सेबल नहीं है, पूरी गवर्नमेंट ग्रांट 27-28 वाली मैंने क्या है बैलेंस शीट में अपनी इंक्लूड कर दी है, ठीक है। पूरी गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस शीट में इंक्लूड कर दी है। In 27-28, H Limited increased the liability for product warranty cost by 1,75,000। H Limited ने प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट की लायबिलिटी इंक्रीज कर दी 1,75,000 से। बट टैक्स डिडक्टेबल नहीं है जब तक मेरे को एक्चुअली क्लेम मेरे पे अराइज नहीं होता। और जो हमने क्लेम करे हैं, पे करे हैं, तो क्लेम तो मैंने ज़्यादा भी करे हैं, बट मैंने लायबिलिटी क्या है कम की रिकग्नाइज करी है। ड्यूरिंग द ईयर H Limited इंट्रोड्यूस हेल्थ केयर बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज। हेल्थ केयर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज की तरह जाए रिड्यूस करेगा। एक्सपेंसेस आर अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ओनली व्हेन द बेनिफिट्स आर पेड बट इन लाइन विद इंडियाज 19 recognizing profit of an employer provide service। ठीक है, टैक्स पर्पस के लिए बता रहे हैं बेनिफिट्स पर क्या पे करें। ओके, penalties towards violation of laws included in operating expenses amounting to 63,000। ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। Tax law allows to deduct expenses for petrol only up to 1.4 lakh per vehicle per year। 4 व्हीकल है और इतना एक्सपेंस उनका क्या है पेट्रोल एक्सपेंस हुए हैं। ओके, ठीक है, तो मतलब मेरा जो व्हीकल के हिसाब से 4 व्हीकल का मेरा एक्सपेंस बैठता है 5,60,000 का, बट मेरे खर्चा ज़्यादा हुआ है लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं ना। This illustration is prepared for the purpose of understanding the computation of current tax and is in no way based on the provision of income tax Act 1961। तो for the purpose of financial reporting the tax treatment will be given in the question। ओके, ठीक है। तो देखो यार इसमें ना मेरे को करंट टैक्स एक्सपेंस निकालना है। तो क्या निकालना है, क्वेश्चन की आस्क देखो पहले तो। आस्क है करंट टैक्स एक्सपेंस निकालना है और टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है। टैक्सेबल प्रॉफिट निकलने के बाद ही मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस निकलेगा। तो हम करते हैं, देखो ये बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन है जैसे आपने इनकम टैक्स में करा हुआ, जिसमें आप प्रॉफिट एज पर आपको एक बैलेंस शीट दे दिया, आपको एक पैनल दे दिया और आप प्रॉफिट एज पर क्या है इनकम टैक्स निकालते हो, ठीक है। तो सेम वैसे क्वेश्चन होगा, बट इसमें करंट टैक्स पेपर टैक्स का थोड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पर्सपेक्टिव से हम चीज़ें क्या है देखेंगे। तो उसको क्या है सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपने ट्राई करा होगा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। देखो एक क्वेश्चन ना वैसे बस दिखने में बड़ा है और लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करेंगे, बट अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करोगे ना, सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और बिल्कुल ही पेशेंटली आराम से करो, मतलब ऐसा मत करो जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जल्दी में करोगे तो कोई ना कोई आपका पॉइंट मिस होगा तो आप पेपर में फंसोगे फिर, तो वो वाली चीज़ है।
मेरे को लगता है कि थोड़ा पेशेंटली हैंडल करते हैं क्वेश्चन को, पॉइंट बाय पॉइंट, नोट्स बाय नोट्स चलते हैं, उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। देखो आप आपको टेबल तो बनानी आती होगी, आपने इंटरमीडिएट में टेबल बनाई होगी, प्रॉफिट एज पर टैक्स, प्रॉफिट एज पर अकाउंट दे रखा है, एंड प्रॉफिट एज पर क्या है, मेरे को टैक्स पहुंचना है। प्रॉफिट एज पर टैक्स क्या है, पहुंचना है। किसकी कैलकुलेशन के लिए, करंट टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, राइट। अब नोट बनने शुरू करते थे, हमेशा हमने इसे इंटरमीडिएट में भी आपने पेपर जब करा होगा टैक्स का, एडजस्टमेंट से शुरू करते थे। एडजस्टमेंट, एक पॉइंट की एडजस्टमेंट सॉल्व करते गए एंड एडजस्ट करते गए अपने आंसर में, और एक एडजस्टमेंट को ना आराम से पढ़ो, और हर चीज़, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट आएगा, पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बेस माना है मैंने। तो देखो मैंने ना इसमें बेस जो मैं लेता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट लूंगा, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है मेरा 59,50,000 विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये वाला प्रॉफिट लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट होगा ना, मेरे को तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके, जो टैक्स, जो मेरा इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करके मेरे को प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट पॉइंट जो मेरा बोल रहा है ना डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा डेप्रिसिएशन जो है ना, वो मेरा दे रखा है 59,50,000, बट जो टैक्सेबल के हिसाब, टैक्स के हिसाब से है, वो मेरा ज़्यादा है 72,10,000 का, वो मेरा ज़्यादा है 72,10,000 का, राइट। सो मैं देखो इसमें, इस वाले प्रॉफिट में, अकाउंटिंग प्रॉफिट में कौन सा एडजस्ट हुआ होगा, वो ये वाला एडजस्ट हुआ होगा, अकाउंट्स वाला, ठीक है, और वो हमें दे भी रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेरा ये एडजस्टेड है। सो मेरे को, मैं पहले इसमें क्या ऐड करूंगा, 59,50,000 में क्या करूंगा, इस डेप्रिसिएशन को क्या है ऐड कर दूंगा, और जो मेरा इनकम टैक्स वाला है, इनकम टैक्स वाला है वो क्या है डिडक्ट कर दूंगा, वो क्या है डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है, वो क्या है डिडक्ट कर दूंगा। अब इसको ना ऐसे मत करना कि दोनों को माइनस करूंगा, फिर देखूंगा कौन सा ज़्यादा है, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, आपका माइंड ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। तो सिंपल करो, एक ऐड करो, एक माइनस करो, जो होगा कैलकुलेटर पे देखा जाएगा। अब आगे ना हमें दे रखा है कि पीपी की कॉस्ट दे दी 5.6 करोड़ की, और एच लिमिटेड ने टैक्स रिटर्न में 1.56 करोड़ का क्या है एक्सपेंस डिडक्ट करा है, और फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन भी करी है अपनी पीपी की, रिवैल्यूएशन सरप्लस दे रखा है। सो जो ये चीज़ है ना यार, ये चीज़ मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, इनका नेट इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे आ रहा है। बैलेंस शीट से देखो, मेरे को पीएनएल से मतलब है, क्योंकि पीएनएल में मेरे को मेन एडजस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट एज पर टैक्स निकालना है। बैलेंस शीट वाले आइटम से मेरे को कम मतलब रहेगा, और रहेगा भी तो उसमें कहीं ना कहीं दो तरह के इम्पैक्ट आ रहे होंगे, पीएनएल में भी इम्पैक्ट जा रहा होगा, बैलेंस शीट में भी जा रहा होगा। तो अगर आप इसको करोगे ना, इसे मैंने एक बनाया है, और तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे को दे रखा है 5.6 करोड़ का, कैरेट डाउन मेरा है 4.2 करोड़ का, जो मेरा क्लोजिंग बचा हुआ है वो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। यहाँ पे 4.2 करोड़ का क्लोजिंग है, मान लो मैं ओपनिंग इतना मान रहा हूँ, फिर मैंने इतनी क्या है 30.8 का मैंने रिवैल्यूएशन गेन मेरे को मिला है, तो ये मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, एसेट मेरी बढ़ेगी। फिर डेप्रिसिएशन भी मैंने चार्ज कर दिया, यहाँ पे 111.3 लाख का मेरा क्या है, कहीं ना कहीं ये या तो सेल आ रही है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कॉस्ट में, मतलब इसमें मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कैसे क्या चीज़ होगी, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। सो आई थिंक दिस वी शुड स्किप दिस, वी शुड स्किप, बाकी कुछ होगा तो आगे देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 24-25 में एच लिमिटेड ने इनकर करा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 35 लाख रुपीस की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट एच लिमिटेड ने खर्च करा है 35 लाख रुपए का, ठीक है। अब अकाउंट्स में तो मैंने इसको अमोर्टाइज करा है एज एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है ना, उसमें 3.5 लाख रुपए का भी खर्चा मैंने क्या है इसमें ऐड करा है। जो ये 2 करोड़ है, इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए का भी कहीं ना कहीं ऐड होगा, तभी मैंने वो टोटल मेरा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 3.5 लाख रुपए मैंने खर्चा दिखा रखा है अपना पीएनएल में, बट क्या टैक्स में आएगा, डिडक्टेबल है, टैक्स में डिडक्टेबल नहीं है, टैक्स में डिडक्टेबल था बट वो पहले था, मतलब उन्होंने पहले ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया, तो अब डिडक्टेबल नहीं हुआ, बट मैं तो अमोर्टाइज के हिसाब से कर रहा हूँ उसको। बट 3.5 लाख रुपए में क्या है अपना, मैं अपनी इनकम बढ़ा दूंगा, 3.5 लाख रुपए में ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो इसमें माइनस हुई है, ठीक है, जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो वो एडजस्टमेंट क्या नहीं हो जाए, मतलब पहले प्लस हुई है उसमें, अब क्या करूँगा, मतलब पहले मेरा इन द सेंस को प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट में तो माइनस हुई है,
खर्चा भी मैंने ऐड करा होगा ना उसमें, लेकिन अब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो इनकम शो कर दूंगा अपनी। आई होप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर एट कॉस्ट ऑफ 80,50,000। प्रीसीडिंग ईयर में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी 80,50,000 की। These investments are classified at a fair value through profit or loss and thus recognized in their fair value। ठीक है, तो 80,50,000 की मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी पिछले साल। अब उसकी वैल्यू क्या हो रखी है शो, 72,80,000 की शो रखी है। मतलब लगभग मैंने उसको, उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू जो है मैंने लगभग 7.7 लाख से गिरा दी है। अब यार देखो, जब मैं कोई वैल्यू गिराऊंगा, जब मैं किसी एसेट को अपने कम कर रहा हूँ, मेरे को पीएनएल पे उसका इम्पैक्ट डालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने इसको पीएनएल में डेबिट करा हुआ इस खर्चे को, और वो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही होगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया जो भी मैंने रिकग्नाइज करा हुआ इसको। ठीक है, तो ये 7.7 लाख भी मैं क्या है इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट हमारी हो गई, 3 कवर। फोर्थ है बैड डेट वाला, ये ध्यान से देखना। 45,50,000 की मेरे बैड डेट प्रोविजन है जो कि उसमें आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में, और वो 2 डेटर से रिलेट करते हैं। डेटर ए है, एक डेटर बी है। डेटर ए है मेरा 28 लाख रुपए का। ये अभी डेटर ए है ना, ये 25-26 में राइज हुआ था, और मैंने 25-26 में इसका 100% प्रोविजन क्या है रिकग्नाइज कर दिया था। डेटर बी है 27,50,000 का, ये 26-27 में ओरिजिनेट हुआ था डेटर मेरा। ठीक है, बट मैंने इसका प्रोविजन 100% कब रिकग्नाइज करा, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो 17,50 को तो मैं क्या है ऐड कर दूंगा, 17,50 को मैं क्या है ऐड कर दूंगा, क्योंकि इस साल का है। अब देखते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से क्या अलाउड है मेरा। इनकम टैक्स कहता है कि 20% जो 1 साल से ज़्यादा ड्यू है उनका, 30% जो 2 साल से ज़्यादा ड्यू है उनका, 50% जो डेटर 3 साल से ज़्यादा ड्यू है उनका। अब जो 28 लाख वाला डेटर है ना, वो मेरा 25-26 में ऑलरेडी होता, मतलब 25-26 काउंट होगा। ठीक है, 26-27, तो मतलब अभी मेरा कौन चल रहा है, तीसरा साल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा 30% में रिकग्नाइज कर दूंगा 28 लाख का। तो 28 लाख का 30% कितना आएगा, 8,40,000। ठीक है, सिमिलरली 17,50,000 में, 17,50,000 वाला डेटर कौन से ईयर में है अभी करंट वाले, वो दूसरे ईयर में है, उसको 1 साल से ज़्यादा हुआ है, तो उसके इससे रिस्पेक्ट में कितना करेंगे, 20% रिकग्नाइज। तो टैक्स डिडक्टेबल हमारा कितना निकल गया प्रोविजन, 11,90,000 का। 11,90,000 में क्या हो माइनस कर दूंगा, 11,90,000 क्या मैं माइनस कर दूंगा। आई होप दिस क्लियर। 5वां, अब मैंने प्रोविजन क्रिएट करा इन्वेंटरी ऑब्सोलेशंस का इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 2 रिक्वायरमेंट्स। ये प्रोविजन का मैंने एंट्री डाली हुई अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाला होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, जब आपको देख रहे हैं उसमें ही होगा। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा। ठीक है, अब 3,78,000 का मैंने प्रोविजन मेरा टोटल है, और मैंने इस साल में टोटल मेरा 63,000 का है, इस साल मैंने 3,78,000 में क्रिएट करा है। तो ये भी मैं क्या है ऐड करूंगा बैक, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेरा अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स डिडक्टेबल नहीं है, और वो मेरे को बैलेंस शीट में क्या है दी हुई है। गवर्नमेंट ग्रांट इतनी है 14 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो जब गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को ना, मैंने बैलेंस डायरेक्टली इसको डेफर्ड दिखा दिया, मतलब मैंने इसको कुछ इनकम रिकग्नाइज नहीं करा। इनकम रिकग्नाइज क्या है नहीं करा, मतलब मैंने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट हुई, वो भी खर्च नहीं हुई है, तो मैंने उसको लायबिलिटी में दिखा रखा है अपनी उसमें बैलेंस शीट में, वो भी किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है, तो इसमें मेरा P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, मैं ये एडजस्टमेंट इग्नोर कर दूंगा, मैं कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। 7th क्वेश्चन है प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट है 1,75,000 की, क्या मैंने दिखा रखी है इस P&L में, खर्चा लायबिलिटी दिखाई है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी आ रही है मेरी, 2,17,000 की, जितनी मैंने एक्चुअल पे करी इनकम टैक्स रहता है उस हिसाब से आप रिकग्नाइज करोगे। 2,17,000 की मैंने माइनस कर दी। आई होप दिस क्लियर। 8 पॉइंट कह रहा है कि एम्प्लॉय के हेल्थ केयर के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, बट इन्होंने ना अभी सिर्फ लायबिलिटी रिकग्नाइज करी है फ्यूचर की, भाई हो सकता है हेल्थ केयर का खर्चा आ रहा है फ्यूचर में एम्प्लॉय के, तो हम उसकी लायबिलिटी रिकग्नाइज कर लेते हैं। बट इनकम टैक्स क्या है, जब भी रिकग्नाइज करो जब आपकी पेमेंट हुई है। पेमेंट तो कोई हुई नहीं है, तो मैं इसको क्या ऐड बैक कर दूंगा। 24,50,000 का मेरे को बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे करंट लायबिलिटी में। अब पेनल्टीज मैंने की करी है 63,000 की, तो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर दी, जिसको भी ऐड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड है नहीं, कुछ नहीं करना।
टैक्स अलाउस टू डिडक्ट, तो ये भी हो गया मेरा पॉइंट, मतलब आप देखें तो पॉइंट बाइज पॉइंट कैसे चल रहे हैं। टैक्स अलाउस टू टैक्स लॉ अलाउस टू डिडक्ट एक्सपेंस फॉर बेटर, टैक्स लॉ अलाउ करता है कि 1,40,000 पर व्हीकल क्या है मैं करूँगा डिडक्ट, बट मैंने क्या है अपने पीएल में शुगर रखे हैं 7,21,000 के, ज़्यादा शुगर रखे हैं, तो 5,60,000 का मेरा क्या है होना चाहिए, तो 5,60,000 में ऐड कर दूंगा, 7,21,000 क्या है माइनस कर दूंगा, तो 1,61,000 का मैं ऐड कर दूंगा, तो मैंने ऐसे कर रखा है, तो वो तो यार वो प्लस वो मतलब ऐसे कर दो एक्चुअली आप ऐसे करो, इसको ऐड कर दो 7,21,000 को और माइनस करो 5,60,000, तो आपका जो एज पर इनकम टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा प्लस माइनस करने पे 93,80,000 का, 93,80,000 का, ठीक है। और उसके आप करंट टैक्स तो निकाल ही लोगे 30% का, ये मेरा आएगा 28,14,000। करंट टैक्स की एंट्री क्या होगी, करंट टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो ये वाली आपकी क्या एंट्री हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने टैक्सेबल प्रॉफिट भी निकाल लिया, करंट टैक्स भी निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन की क्या है रिक्वायरमेंट थी। और बाकी नोट आप देख रहे हो इसमें हमने कैसे करा है, एक ये वाले वर्किंग नोट बना लेना, 2-3 वर्किंग नोट आपको देखने बनाने हैं पेपर में। चलो इलस्ट्रेशन 1A 1B 1A कर लिया हमने, 1B करते हैं। So based on the balance sheet of and notes of H Limited from previous example, calculate tax base of the assets and liabilities as of 31st March 2028। तो हमें क्या है टैक्स बेस निकालना है इसका, एसेट्स का और लायबिलिटीज का 31st March 2028 को लेके। Note that balance sheet has been adjusted by current tax expense and liability। बैलेंस शीट में करंट टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी क्या है एडजस्टेड है। सो बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2028 की, तो आई थिंक सेम बैलेंस शीट होगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या है देखी थी, 1,056,30,000 1,056,30,000, ठीक है। सो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन सब सेम है, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम है, बस हमें बैलेंस शीट उन्होंने फिर से दे दी और हमें इसमें पूछा है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें दे रखी है, ठीक है। सो हमें इसमें पूछा है कि हमें टैक्स बेस निकालना है, मतलब टैक्स बेस मतलब कैरिंग अमाउंट निकालनी है एसेट्स की और लायबिलिटीज की एज पर इनकम टैक्स वैसे, राइट। तो देखते हैं निकालते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम लोगों को 1B हम कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन टू इलस्ट्रेशन 1, राइट। तो बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2028 की दे दी है हमें, और हमें टैक्स बेस निकालना है। अब देखो पहले तो हम निकालेंगे, हम आइटम वाइज आइटम चलते हैं इसमें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो कैरिंग अमाउंट तो नहीं है एज पर बुक्स, ये एज पर बुक्स है, और ये टैक्स के इनकम टैक्स के हिसाब से, और इनकम टैक्स के हिसाब से इतनी आएगी। कैसे देखो, कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप जाओगे ना पीछे, कॉस्ट हमें दे रखी है 5 करोड़ 60 लाख, उस पर मैंने इतना डेप्रिसिएशन करंट ईयर गया है 400 मेरे को टैक्स के हिसाब से, ये 72 लाख दे रखा है हमें, और इतना हम प्रीवियस ईयर में चार्ज कर चुके हैं। हमें क्वेश्चन में रखा है यहाँ पे 1.45 करोड़ का, तो हम वो भी माइनस कर देंगे, ये एज पर इनकम टैक्स नहीं है दोनों, तो ये मेरी निकल के आ जाएगी टैक्स बेस निकल के आ जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी दे रखी है 21 लाख की, बट हमने वो पहले ही भी रिकगनाइज कर ली थी, पार्ट बी में आप पढ़ोगे ना, हमने वो पहले ही टैक्स बेस में रिकगनाइज कर दी थी, तो यहाँ 0 हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में सेम मेरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मेरी 72,80,000 की है जो इसमें दे रखी है, ठीक है, बट मेरी यहाँ पे 80 लाख 50,000 की हो जाएगी। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मैंने राइट ऑफ करी थी, बट टैक्स पेज में अलाउड नहीं है, तो ये तो मैं फिर उस पर कॉस्ट पे लिखूँगा इसको। ट्रेड रिसीवेबल मेरे इतने के हैं, बट मेरे एज पर टैक्स इतने आएंगे, ज़्यादा आएंगे। कैसे देखो, मेरे को कैरिंग अमाउंट दे रखी है किसकी, ट्रेड रिसीवेबल की, आपको पता है यहाँ पे दे रखी है 2.19 करोड़ की,
अब इसमें मैं जितना मैंने प्रोविजन अभी तक बना हुआ है सब ऐड कर दूंगा। 45,50,000 का प्रोविजन मेरा बना हुआ है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दे रखा है 45,50,000 का। तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी इतनी मेरी ट्रेड रिसीवेबल विदाउट एनी एडजस्टमेंट प्रोविजन। अब डेटर है कि जो 28 लाख का है मैं प्रोविजन एज पर इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट करूंगा। 1 साल से ज़्यादा 20%, 2 साल से ज़्यादा 30%, तो 14 लाख रुपये का डेटर एक इसमें हो गया। डेटर भी इसमें से 1 साल से ज़्यादा ही हुआ है तो 3.5 लाख का हो गया। 17,50,000 का टोटल मेरा हो गया। तो मेरा जो टैक्स बेस आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 2.47 लाख का, 2.47 करोड़ का, सॉरी। तो ये मेरा हो गया। इन्वेंट्री जो है मेरी वो राइट ऑफ करी थी मैंने, बट वो एज पर इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। 3.87 लाख की मैंने राइट ऑफ कर रखी, तो वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें इन्वेंट्री में। सो 1.06 करोड़ में आप 6.3 लाख ऐड करोगे ना तो आपका आ जाएगा 1.12 करोड़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे सेम रहेंगे, यहाँ पे दे रखा है तो मैंने एसेट कर दो, मामला खत्म। नाउ टॉकिंग अबाउट लिक्विड लायबिलिटी, इक्विटी में शेयर कैपिटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इससे मेरे को मतलब है नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस से, मेरे को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आना है। गवर्नमेंट ग्रांट्स मेरी क्या है, अलाउ नहीं है क्योंकि एग्जाम्प्ट है, तो टैक्स पेज मेरा जीरो आ गया। प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट पे अलाउ नहीं है, जीरो आ जाएगी, मैंने नहीं रखता उसको। ट्रेड पेबल क्या है मेरे, एडजस्ट होएंगे, नहीं ट्रेड पेबल में कोई ऐसे चेंजेस नहीं है तो सेम ही आएंगे। माइनस में इसलिए रखा कि माइनस में लायबिलिटी है, एक प्लस तो एक माइनस। मेडिकल बेनिफिट्स क्या है मेरे, अलाउ नहीं है तो वो भी जीरो हो जाएगा। करंट टैक्स लायबिलिटी तो मेरे को लेनी है, तो ये वाली आइटम नहीं लेनी, ले लिए ये ले लिए, ये भी ले लिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से मतलब नहीं है मेरे को और इससे मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी हम चीज़ें करके रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो इलस्ट्रेशन 1C करते हैं। हाँ इलस्ट्रेशन 1B जगह हमने कर लिया था। नाउ इलस्ट्रेशन 1C। सो ये इलस्ट्रेशन 1A का ही पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज 1C। Based on the data from above illustration 1A2 of H Limited, calculate temporary differences and deferred tax. Note from illustration 1A tax rate for 27-28 is 30%, but जो नया tax rate है 28-29 के लिए 32% है, and beyond has already been enacted from the year end, right? सो इसमें अगर आप देखोगे तो टेम्पररी डिफरेंस देखो आप, हमारे पास जो हमने 1B में है निकाल लिया था अपना। सो 1B में मैंने इतना सारा कैरिंग अमाउंट और टैक्स पेड निकाल लिया था, मैं उसको ही यही मैंने टेबल यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा सेम, ठीक है। अब देखो 4.2 करोड़ का मेरा क्या है कैरिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, देखो वही कॉपी पेस्ट अगर मैं वो लिखाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन आइटम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन आइटम है। बाकी तो ये उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, बट इसमें बस हमें टेम्पररी डिफरेंस निकालना है एंड डेफर्ड टैक्स से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, TTA या DTL क्या है निकालना। अब जो मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है कैरिंग अमाउंट के हिसाब से एज पर बुक्स वो 4.2 करोड़ का दे रखा है, हैप्पी मानो। टैक्स पेज जो दे रखा है वो 3.42 करोड़ का क्या है दे रखा है। तो मतलब ये हुआ कि मैं जो क्लेम है एज पर बुक्स तो ज़्यादा करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि कैरिंग अमाउंट मेरी सॉरी ज़्यादा आ रही है, बट टैक्स में मेरी कैरिंग अमाउंट कम आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने पहले ज़्यादा क्लेम करा है और फ्यूचर में कम क्लेम करूँगा, मतलब टैक्स अथॉरिटीज को कम प्रोवाइड करेंगी फ्यूचर में। सो मेरी कहीं ना कहीं एज पर बुक्स क्या है लायबिलिटी अराइज होगी, फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है, क्योंकि मैं कम क्लेम कर पाऊंगा उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। और ये टेम्पररी डिफरेंस क्या हुआ, डिडक्ट हुआ। टैक्सेबल वो होता है जो फ्यूचर में क्या है मेरे को पे करना पड़ेगा, डिडक्टेबल मतलब मेरे को फ्यूचर में फिर डिडक्शन मिली, मतलब वो DTA बनेगा। डिडक्टेबल मतलब DTA, टैक्सेबल मतलब DTL, ऐसा। सो ये DTL मेरा बनेगा 20, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, राइट। Now if I talk about product development cost, so product development cost तो मेरी इनकम टैक्स में क्या है वो मैंने पहले अमोर्टाइज कर दिया एज पर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1, बट मेरे को बुक्स में दे रखी है, मतलब मेरे को फ्यूचर में टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, बट
मेरे को क्या है फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स क्या है मतलब पे करना पड़ेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स ज़्यादा जाएगा मेरा, टैक्स ज़्यादा जाएगा एज कंपेरेटिवली टू बुक्स, इसलिए मेरा DTL बनेगा, यहाँ पे भी DTL बनेगा, ये टैक्सेबल है, राइट। इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी दोनों में सेम है तो इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स इक्वल होते टैक्स बेस के, वहाँ पे मेरा कुछ अराइज नहीं होता टेम्परेरी डिफरेंस, एंड वहाँ पे क्या होता है ना कोई DTA बनता है ना कोई DTL बनता है। ना अगर मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे आऊँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में 72.80 क्या है मेरे को लैक्स का कैरिंग अमाउंट दे रखी है बुक्स में, एंड टैक्स बेस में 80.50 लैक्स का मेरे को क्या दे रखा है इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को क्या है, मेरे को टैक्स में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टैक्स की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा आ रही है एज कंपेरेटिवली टू बुक्स। तो बुक्स के हिसाब से तो यार मेरे को टैक्स क्या है ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और टैक्स के हिसाब से मेरे को टैक्स फ्यूचर में मैं कम पे करूँगा, तो मैं टैक्स को बेस मानते हुए क्या लूँगा कि ये मेरा डिडक्टेबल है, तो DTA बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल देखो 2.19 करोड़ के मेरे उसके यहाँ टैक्स बेस क्या है 2.47 करोड़ का है। सो यहाँ पे मेरे को क्या है कि मेरे ट्रेड रिसीवेबल टैक्स बेस के हिसाब से ज़्यादा हैं, तो मतलब मेरे को फ्यूचर में क्या है बेनिफिट मिलेगा, सो इसमें जो आएंगे मेरे मतलब बेसिकली इन रिस्पेक्ट वाला प्रोविजन बात करोगे तो सो डिडक्टेबल हो गया 8.96 लाख का, इसमें आप बस आपको 32% मल्टीप्लाई करना है कि वो हम फ्यूचर टैक्स वाली ही लेंगे, 30% का रेट नहीं लेंगे। इन्वेंट्री है 1.06 करोड़ की और मेरा बुक्स के उसके हिसाब से है 1.12 करोड़ की, ठीक है। अब इन्वेंट्री में तो प्रोविजनिंग क्या अलाउड ही नहीं होती जो एज पर उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में। अगर मैं वो क्वेश्चन दिखाऊँ ये प्रोविजन टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता ना, टैक्स में तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, टैक्स में तो आपको क्या डिडक्शन मिलेगा ही नहीं इसका। सो इसमें जो मेरा डिफरेंस है ना 6.3 लाख का जो मेरी प्रोविजन मैंने बनाया था तो उसको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो उसमें एज पर बुक्स दिखा रहा हूँ तो वो भी मेरी DTL है क्योंकि फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलना ही नहीं, लायबिलिटी ही पे करनी पड़ेगी DTL होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका दे रखा है, आपको डेफर्ड इनकम दे रखी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों में इक्वल, तो उसमें तो अराइज होगा ही नहीं। डेफर्ड इनकम जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है मेरी देखो एज पर टैक्स के एग्जाम्प्ट है, बट बुक्स में मैं उसको एज लायबिलिटी शो कर रहा हूँ, तो टैक्स में तो मेरे को कोई क्या है टैक्स पे ही नहीं करना उस पर, तो ना उसमें कुछ मतलब बेनिफिट तो मेरे को मिल चुका ना फ्यूचर में कोई लायबिलिटी राइज होगी, तो वो मेरा एक्सक्लूड होगा, तो मेरा क्या है एक्सक्लूड होगा ना। लायबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, तो 5 लाख 7,500 की वारंटी मैंने एज पर बुक्स रिकॉग्नाइज कर ली अपनी, बट इनकम टैक्स क्या रहा है जब एक्चुअली इनकर होगी तभी आपको पे करनी है, बट एक्चुअली कब इनकर होगी मेरे को पता नहीं है ना, लेकिन अभी तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी तो बेनिफिट मिलेगा मेरी लायबिलिटी राइज होगी, तो ये क्या है मेरा डिडक्टेबल है, ठीक है। ट्रेड पेबल देखो आप, ट्रेड पेबल सो ट्रेड पेबल में इक्वल दे रखे हैं तो इसमें तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। मैंने मेडिकल बेनिफिट में क्या कि मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर दी, बट इनकम टैक्स के हिसाब से जब मैं एक्चुअली पे करूँगा एम्प्लॉय को, जब भी मेरी क्या है वो रिकग्निशन होगी। अब कब आप पे करोगे कैसे पे करोगे तो आपको पता नहीं है, थोड़ी ना कि आपको पता है कौन सा एम्प्लॉय को की हेल्थ खराब होने वाली है, कब ऐसी लायबिलिटी राइज होगी, नहीं पता आपको, तो अनसर्टेनिटी है। बट आपने अभी रिकग्नाइज करा बट आपको टैक्स के हिसाब से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनके हिसाब से तो वो है कि वो माने चल रहे हैं आपको भी पे करना ही नहीं है, तो ये भी आपको लायबिलिटी बन जाएगी, तो इसमें भी आप क्या करोगे रेट अप्लाई कर सकते। DTA का टोटल करोगे 23 लाख का आएगा, DTL का टोटल करोगे 31 लाख का, सॉरी। सो आपका डेफर्ड टैक्स का जो नेट मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई है जो कि ये लगभग 8.5। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। The directors of X Limited wish to recognize a material deferred tax asset in relation to rupees 250 crores of unused trading losses which have accumulated as at 31st March 2021. सो X Limited के डायरेक्टर्स हैं ना, उन्होंने वो विश करने की और रिकग्नाइज करें एक मटीरियल डेफर्ड टैक्स एसेट को इन रिलेशन में इसके 250 करोड़ ऑफ अनयूज्ड ट्रेडिंग लॉसेस।
क्योंकि एक्यूमुलेट हो चुके थे एज 31 मार्च 2021 को। आप क्या है देखोगे तो ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि मेरे कुछ ट्रेडिंग लॉस हुए थे, जिसका उनको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, सर्टेनिटी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो विश कर रहे हैं कि वो रिकग्नाइज करना चाहते हैं DTA 250 करोड़ का। एच लिमिटेड हैज बजटेड, एच लिमिटेड का बजटेड प्रॉफिट है ना वो 80 करोड़ का है, और वो ये फॉरकास्ट कर रहे हैं कि भाई हर साल 20-20% क्या है मेरा बढ़ता रहेगा, मतलब अगले साल 96 करोड़ का होगा। ठीक है, फिर उसके अगले साल अगर आप देखोगे तो मेरा 115 करोड़ का होगा, ऐसे प्रॉफिट वो फॉरकास्ट करेंगे। हाउएवर द मार्केट इज करंटली डिप्रेस्ड, लेकिन अभी जो मार्केट है ना करंटली डिप्रेस्ड है, एंड सेल्स ऑर्डर आर लोअर लेवल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 देन दे वर फॉर द सेम पीरियड इन एनी ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर्स। अभी मार्केट करंटली डिप्रेस्ड है और सेल्स ऑर्डर ना वो लोअर लेवल पे हैं। सेल्स ऑर्डर जो हैं दे आर एट द लोअर लेवल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के देन जो वो थे सेम पीरियड में इन एनी ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर्स। ठीक है, on extrapolating the sales order book, it is noted that the improvement in trading results may occur after the next couple of years to come at the position of break even. सो सेल्स ऑर्डर को एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये नोट करा गया कि इम्प्रूवमेंट ट्रेडिंग रिजल्ट्स में हो सकती है, में कर हो अगले मतलब अगले नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो आने वाले हैं, एट द पोजीशन ऑफ ब्रेक इवन पे आ जाएगा, एंड देन द प्रॉफिट जो शेयर करे हैं एच लिमिटेड ने, जो बजट करे हैं, वो कहीं ना कहीं लाइन में नहीं दिख रहे विद द सेल्स ऑर्डर बुक। जो एच लिमिटेड है वो ऑपरेट करते हैं टैक्स jurisdiction कंट्री में, which allows for trading losses to be only carried forward for maximum of 2 years, मतलब 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्या वो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता है? जो डायरेक्टर्स कह रहे हैं, देखो यार 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को सर्टिनिटी नहीं है। आप देखो ना इसमें मेरे को सर्टिनिटी नहीं है कि अभी तो मेरे सेल्स ऑर्डर बुक ना, जो सेल्स ऑर्डर बुक है और प्रॉफिट की जो लाइन है वो कनेक्टेड होती है, क्योंकि जितने मेरे ज़्यादा सेल्स ऑर्डर आएंगे उतना मेरा प्रॉफिट ज़्यादा क्या है होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप कहोगे, क्योंकि प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली, राइट। तो जब मेरे को मटीरियल वर्चुअल सर्टिनिटी नहीं दिख रही उस फ्यूचर इनकम की, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे रिकॉग्नाइज कर लूँ अपनी बुक्स में, समझ रहे हो? तो देखते हैं, in relation to unused trading losses, the carrying amount is 0. Since the losses have not been yet been recognized in the financial statement of H Limited. जो unused trading losses जो carrying amount है अभी तो 0 ही है क्योंकि उन्होंने recognize करा नहीं। अब potential deferred tax asset does arise, but the determination of the tax base is more problematic. एक potential deferred tax asset arise होता है, बट उसको डिटरमाइन करना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। जो टैक्स बेस है एसेट का वो अमाउंट होती है जो डिडक्टेबल होगी अगेंस्ट टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम रिकवरिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स। द टैक्स बेस ऑफ एन एसेट वो अमाउंट होती है जो कि डिडक्टेबल होगी अगेंस्ट टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अगेंस्ट फ्रॉम रिकवरिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको DTA को आगे क्या है एडजस्ट करता। पहले मैंने एंट्री क्या बात करी DTA टू PNL, अब उसको मैं इनकम को क्या एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। वेयर एवर कैरिंग रिकवरी ऑफ एन एसेट विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। रिकवरी एसेट की ठीक है टैक्स बेस इज इक्वल्स टू द कैरिंग अमाउंट। H Limited operates under tax jurisdiction which only allows losses to be carried forward for 2 years। यहाँ दे रखा है the maximum the tax base could be is therefore equal to the amount of unused losses for years 2022 and 2021 since these are only available to be deducted from future profit, क्योंकि यही है हमारे पास डिडक्शन के लिए।
The tax base though needs to be restricted to the extent that there is probability of sufficient future profit to offset the trading losses. ठीक है, मतलब मैं लॉस क्यों रिकग्नाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर मेरी सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए ताकि मैं उसको क्या है ऑफसेट कर सकूँ. सो बट उनका फॉरकास्ट तो कह रहा है कि भाई इतनी इनकम उनको नहीं होगी, सेल्स ऑर्डर क्या है लाइन में ही नहीं है. Director of H Limited should base their forecast of the future profitability on reasonable and supportable assumptions. There appears to be evidence that this is not the case. ये हमें साफ साफ लग रहा है वाला ये केस क्या है, केस नहीं है. H Limited has accumulated trade losses and there is little evidence that there will be an improvement in trading results within the next couple of years. अब आया मैंने आंसर कि उनके ट्रेडिंग लॉसेस एक्यूमुलेटेड हैं और लिटिल एविडेंस है कि यार ट्रेडिंग रिजल्ट्स में उनकी इंप्रूवमेंट होगी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में. मार्केट डिप्रेस्ड है, सेल्स ऑर्डर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के वो बिलो लेवल्स हैं इन एनी ऑफ द प्रीवियस 5 years, राइट. द फोरकास्ट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 2022 and subsequent growth rate therefore appears to be unrealistically optimistic. जो forecast profitability है 2022 की और जो सब्सिक्वेंट ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं आपको अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक क्या है लग रहा होगा. गिवन दैट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है मैक्सिमम 2 साल के लिए. गिवन हमें जो दे रखा है कि लॉसेस से वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप सिर्फ मैक्सिमम 2 साल के लिए. इट इज़ अनलाइकली दैट एनी डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकग्नाइज्ड. ये अनलाइकली है कि कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट क्या रिकग्नाइज किया जाना चाहिए. इसलिए जो कंटेंशन है डायरेक्टर्स की डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज करना वो सही नहीं है जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था आपका. Now if I talk about illustration 3, ठीक है. On 1st April 2021, S Limited leased a machine over a 5-year period. एक कंपनी है उसने लीज करी मशीन 5 साल के पीरियड के क्या ओवर. जो प्रेजेंट वैल्यू है लीज लायबिलिटी वो 120 करोड़ की है. जो आज की वैल्यू मेरे को दे रखी है लीज लायबिलिटी की वो 120 करोड़ की दे रखी है. डिस्काउंट रेट मेरे को दे दिया 8% का and उसको रिकग्नाइज करा गया है लीज लायबिलिटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइट ऑफ यूज विथ इट ऑन द सेम क्या डेट. तो 1 अप्रैल 2021 को एफ लिमिटेड ने लीज करी मशीन 5 साल के पीरियड के लिए. जो आज की वैल्यू है लीज लायबिलिटी की वो क्या है 120 करोड़ की है. अगर मैं डिस्काउंट रेट 8% का लेके चलूँ तो उसको मैंने लीज लायबिलिटी क्या रिकग्नाइज मतलब आरओयू भी मैंने क्या है बना दिया उसको. लीज लायबिलिटी भी कर रिकग्नाइज आरओयू भी करते हैं. इंड एस याद करो कौन सा इंड एस में हम करा था, हमने करा था ये वाला है. द राइट ऑफ यूज एसेट इज डेप्रिशिएटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड ओवर द 5 years. जो राइट ऑफ यूज एसेट है मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ 5 साल के स्ट्रेट लाइन के केस में. ठीक है, जो एनुअल लीज रेंटल है वो 30 करोड़ के हैं जो पेबल हैं स्टार्टिंग 31 मार्च 2022. हर साल के जो लीज रेंटल है ना 30 करोड़ के निकल के आ रहे हैं. ठीक है, और टैक्स लॉ परमिट करता है टैक्स रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ क्या रेंट. अज्यूम करते हुए टैक्स का जो रेट है 30%. हमें एक्सप्लेन करना है कि डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ठीक है, तो इसके डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे हमें क्या है ये चीज़ें बतानी है, राइट. तो देखते हैं. A temporary difference effectively arises between the value of the machine for accounting purposes and the amount of lease liability
since the rent payment is eligible for tax deduction. ठीक है, टैक्स बेस मशीन का वो नील है क्योंकि अमाउंट जो है वो टैक्स पर्पस के लिए क्या डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, और टैक्स बेस लीज लायबिलिटी का भी नील है एज इट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट लेस एनी फ्यूचर टैक्स डिडक्टेबल अमाउंट। अब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे डेफर्ड टैक्स को? देखो बैलेंस शीट में मेरा आरओयू क्या मेरे को दिखेगा बैलेंस, पहले तो आप ही बताओ। बैलेंस शीट में जो आरओयू 120 करोड़ का है मेरा आरओयू सेट, उसको मैं 5 साल में डेप्रिशिएट करूँगा, मतलब 24 करोड़ रुपये मेरा डेप्रिशिएट होगा, तो मतलब मेरा जो निकल के आया वो 9 डेज निकल के आया, राइट। और लीज लायबिलिटी मेरी कैसे निकलेगी? लीज लायबिलिटी को मैं कैसे करूँगा? लीज लायबिलिटी को आप कैसे करते हो? देखो 120 करोड़ का आप पहले तो इंटरेस्ट इनकम सॉरी जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऐड करोगे लीज लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको, तो जितनी आपने पेमेंट कर दी वो आप माइनस कर दोगे। 30 करोड़ की आप पेमेंट करते हो हर साल, जो मैंने क्वेश्चन में रखा है, तो 99.60 क्या है मेरी करोड़ की निकल के आ गई लीज लायबिलिटी। जो नेट अमाउंट मेरा निकल के आया आरओयू एसेट माइनस लीज लायबिलिटी, आरओयू एसेट माइनस मेरी नेट लायबिलिटी निकल के आई है 3.6 करोड़ की। अब टैक्स बेस तो मेरा क्या है, जीरो है सब दोनों का, ठीक है। टैक्स बेस मेरा जीरो है, लायबिलिटी मेरी ज़्यादा है, और फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट क्या है मिलेगा, ठीक है। सो इसमें जो मेरा निकल के आएगा DTA 1.08 करोड़ का निकल के क्या है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने लीज पे रखे तो जो मेरा मशीन का टैक्स बेस है ना वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग लीज है। अगर लीज लायबिलिटी की बात करूँ वो भी नहीं लाएगी, क्योंकि वो मेजर होते हैं कैरिंग अमाउंट लेस एनी फ्यूचर टैक्स डिडक्टेबल अमाउंट, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट तो मेरी जो है वो दे ही रखी है मेरे को इसमें, ठीक है। सो ये ऐसे चीज़ें क्या हैं होंगी। सो मतलब टैक्स बेस में मतलब कोई इस लायबिलिटी कोई बैलेंस नहीं है एज पर टैक्स। सो मेरी जो लायबिलिटी एज पर बुक्स वो ज़्यादा आ गई कंपेरेटिवली एज टू टैक्स। सो उसमें क्या है मेरा DTA बनता है, देखो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। अगर मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है टैक्स बेस से तो मेरा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है। अगर मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होती है टैक्स बेस से तो एसेट्स के लिए टैक्सेबल होता है, बट लायबिलिटीज़ के लिए वो डिडक्टेबल होता है। मतलब लायबिलिटीज़ केस में मैं DTA बनाऊंगा, एसेट्स के केस में मैं DTL बनाऊंगा। बट अगर उल्टा है, अगर मैं कैरिंग अमाउंट कम है, मेरा टैक्स बेस ज़्यादा है, तो टैक्स उसके केस में मैं क्या बनाऊंगा DTA बनाऊंगा, बट लायबिलिटी केस में बनाऊंगा DTL बनाऊंगा, ठीक है। This is the general thing कि हो सकता है वो एक्सेप्शन। तो डेफर्ड टैक्स में मेरा रिकॉग्नाइज होगा वो 30% का निकल के क्या है आ जाए, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। चलो गाइस इलस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं। Which is on 1st April 2021, A Limited acquired 12 crore shares representing 80% stake in B Limited by means of a cash payment of 25 crore. तो 1st April 2021 को A Limited ने एक्वायर करा 12 करोड़ शेयर्स। जो 12 करोड़ शेयर्स है वो इन्हें रिप्रेजेंट करने हैं 80% स्टेक इसमें B Limited में, वो बाय मीन्स ऑफ अ कैश पेमेंट ऑफ कितनी 25 करोड़ की। ये ग्रुप पॉलिसी है कि वैल्यू करना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट ओबीस पे फेयर वैल्यू पे। जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की बी लिमिटेड में 1st अप्रैल 2021 को वो यूज़ करी जा सकती है इस पर्पज़ के लिए। ऑन 1st अप्रैल 2021 द मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर कितनी थी 2 रुपये थी। ऑन 1st अप्रैल 2021 इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी लिमिटेड की शो करती है नेट एसेट्स कितने के 23 करोड़ के। तो डायरेक्टर्स हैं लिमिटेड कैरी आउट करते हैं फेयर वैल्यू एक्सरसाइज टू मेजर द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटी 31st अप्रैल 2021 को एंड फॉलोइंग मैटर्स क्या है इमर्ज हुए।
Property having a carrying value of 0 at 31st April 2021 and an estimated market value of कितनी 18 करोड़ की उस से plant and equipment having a carrying value of 11 crore at 31st and an estimated market value 13 crore at date. Inventory in the books of B Limited is shown at a cost of 2.5 crore. The fair value of the inventory on the acquisition date is 3 crore. The fair value adjustment have not been reflected in the individual financial statements of B Limited. फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करी गई कहीं ना कहीं इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी बी लिमिटेड की इन द consolidated financial statement the fair value adjustment will be regarded as temporary differences for the purpose of computing क्या deferred tax. The rate of deferred tax to apply to temporary differences कितना है 20% है. Assume that the current book value prior to fair valuation exercise under Ind AS 103 equals to tax base. Calculate the deferred tax impact on above and calculate the goodwill arising on acquisition of B Limited. और हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी है जो अराइज हो रही है बी लिमिटेड की क्या एक्विजिशन पे, हमें डेफर्ड टैक्स का क्या इम्पैक्ट भी निकालना है अब केसेस में. ठीक है. सो इसको थोड़ा समझते हैं. फर्स्ट अप्रैल थोड़ा इसको लिख के करते हैं ऐसे होगा क्वेश्चन. सो देखो 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड ने एक्वायर करे कितने 12 करोड़ शेयर्स. ये 12 करोड़ शेयर्स क्या हैं किसके हैं बी लिमिटेड के और ये 80% रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और पेमेंट कितने की करी कैश पेमेंट कितने की करी ए ने कैश पेमेंट कितनी की करी 25 करोड़ की. ठीक है. इस 80% स्टेक के लिए 25 करोड़ की पेमेंट करी और 12 करोड़ शेयर्स क्या है ए को मिले. राइट. अब ग्रुप पॉलिसी क्या है. ग्रुप पॉलिसी क्या है कि NCIU इस पे क्या है वैल्यू करते हैं. तो NCIU वैल्यूएशन है होती है डेट ऑफ एक्विजिशन पे एट फेयर वैल्यू. राइट. अब इसके लिए क्या है कि मैं मार्केट वैल्यू क्या यूज़ कर सकता हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड 1 अप्रैल 2021 का मैं यूज़ कर सकता हूँ इस पर्पज़ के लिए. 1 अप्रैल 2021 को जो मार्केट वैल्यू है बी की वो कितनी है 2 रुपये की पर शेयर. ठीक है. तो इतना तो हमारा एक पार्ट हो गया खत्म. दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFS दे रखी है मेरे को किसकी बी की. उससे मेरे को दे रखा है नेट एसेट्स दे रखे कितने 23 करोड़ की. ठीक है. जो डायरेक्टर्स हैं किसके ए के वो फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कैरी आउट करते हैं क्या मेजर करने के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटीज किसकी बी लिमिटेड की. कौन सी डेट को 1 अप्रैल 2021. अब फॉलोइंग मैटर्स को इमर्ज हुए. तो फेयर वैल्यू कर रहे हैं. प्रॉपर्टी से कैरिंग वैल्यू थी 15 करोड़ की. प्रॉपर्टी की जो कैरिंग वैल्यू थी क्या थी कैरिंग वैल्यू सी भी कितनी थी 15 करोड़ की.
और मार्केट वैल्यू कैसी ईवी लिख रहा हूँ या मार्केट वैल्यू लिख रहा हूँ? मार्केट वैल्यू से इसकी 18 करोड़ की। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसकी PPE की जो वैल्यू थी कह रही है 11 करोड़ की थी, बट इसकी जो मार्केट वैल्यू तो 13 करोड़ की थी। इन्वेंट्री क्या थी? 2.5 करोड़ की कॉस्ट थी, बट फेयर वैल्यू क्या थी? 3 करोड़ की थी इन्वेंट्री की। जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी बी लिमिटेड की। फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी बी लिमिटेड की। CFS में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिगार्ड करा गया है टेम्परेरी डिफरेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग deferred tax. The rate of deferred tax to apply to temporary differences. जो रेट ऑफ टैक्स में अप्लाई करेगा टेम्परेरी डिफरेंस को 20% है। Assume the current book value prior to fair valuation exercise under Ind AS 103 equals to tax base. हमें निकालना है डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट और गुडविल की कैलकुलेशन निकालनी है इस पे बी लिमिटेड की एक्विजिशन डेट पे, ठीक है।